मैं हूं अर्पिता आर्या। नीतीश कुमार अब से 3 घंटे बाद यानी शाम 4:30 बजे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और खबर ये कि उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें सीएम नीतीश समेत जेडीयू कोटे से 6 लोग, बीजेपी के कोटे से 7 विधायक, 1 वीआईपी के कोटे से और 1 हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के कोटे से शामिल है। बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने तय है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि 2 नए नाम सामने आए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। नीतीश कुमार आज लगातार 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के इस बार फिर मुख्यमंत्री बनने पर उनके गांव बिगहा में जश्न का माहौल है। लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर, आतिशबाजी कर नीतीश कुमार के सीएम बनने पर खुशी जताई। अभी हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज वह शपथ ग्रहण जब मुख्यमंत्री का फिर से करेंगे 7वीं बार, जिसके बाद यहां खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उनके गांव में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, खास करके जिसके लिए खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आइए जानते हैं उनके ही गाँव से कुछ लोगों से क्या कैसा खुशी आप लोग इजहार कर रहे हैं। खुशी बहुत अच्छा है, हम लोग का मतलब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, 7वां बार सीएम बनने जा रहे हैं। कल्याण बिहार का तो अच्छा, लोग जनता में खुशी का लहर दौड़ा हुआ है, लोग बहुत खुश हैं। तो रंग अबीर मिठाई सब बांट रहा है। क्या नाम है? क्या नाम? त्रिपुरारी पांडे। इस बार क्या लग रहा है, आप लोग युवा वर्ग हैं तो क्या लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवा वर्ग पर ध्यान देंगे? हाँ, इस बार देंगे ध्यान। पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि इस बार ध्यान देंगे और थोड़ा सा शिक्षा में भी ध्यान और देना है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के घर के बाहर इस वक्त अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ रवि नारायण राजभवन के बाहर इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले रुख रवि नारायण का कर लेते हैं। रवि नारायण, क्योंकि आप राजभवन के बाहर इस वक्त दिख रहे हैं खड़े, वहां पर क्या तैयारियां, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे राजभवन की बात करें तो सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बस इंतज़ार हो रहा है कि जो 4:30 बजे और यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो। अंदर में पूरे राजभवन को फूलों से सजाया गया है और बता दूं कि यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है वो राज्यपाल की तरफ से जो व्यवहारिकता होती है, भोज का आयोजन होता है, वो भोज का आयोजन होगा। उसके बाद यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस ढंग से मंत्रिमंडल का गठन हुआ वो चर्चा का विषय अर्पिता बना हुआ है, क्योंकि डिप्टी सीएम जिस ढंग से यहाँ पे बनाए गए हैं और खास करके अति पिछड़ा को, और जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जो साइलेंट वोटर हैं इस बार हमारे खास करके महिलाएं और अति पिछड़ों ने बहुत बढ़िया वोटिंग किया है, जिसके कारण ये बड़ा जनादेश आया है। तो वही एक ढंग से कहा जा सकता है कि महिला को डिप्टी सीएम बनाया गया और खास करके अति पिछड़ों से तो कह सकते हैं कि एक बड़ी रणनीति साधने की कोशिश की गई है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो राजभवन की अगर बात करें तो पूरी तरह से तैयार है, बस इंतजार है 4 बजने का। 4 बजे से लोग आना शुरू हो जाएंगे और 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। जी बिल्कुल रवि, आप रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा, आप रुक करेंगे। वहीं नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं को जगह दी गई है। आज 4:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जो नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उनमें बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार और मंगल पांडे के नाम शामिल हैं। इनमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं जेडीयू के कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला कुमारी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, हालांकि वो चुनाव हार गए। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर, इस वक्त वो मौजूद है। जल्दी से रुक अरुण का। अरुण, आप नीतीश कुमार के आवास के बाहर मौजूद है, वहां क्या हलचल देख रहे हैं? देखिए, हलचल बाहर तो नहीं है लेकिन अंदर हलचल जरूर है, क्योंकि नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव ये दोनों पहुंचे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात में जो कुछ भी फाइनल होना है, जैसे विभागों का बंटवारा भी होना है, तो मंत्री पद के साथ साथ विभाग किसको कौन सा मिलेगा, क्योंकि अंदर खाने ये बात चल रही थी कि गृह विभाग पर नजर बीजेपी की है। हालांकि जब बातचीत होती है, बार्गेनिंग होती है तो कुछ ज़्यादा मांगा जाता है ताकि
किसी और बात पर आके सहमति बने। अगर गृह विभाग मांगेंगे तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाएगा कि बिना गृह विभाग के मुख्यमंत्री का इकबाल क्या होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं होगी, तो उसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को देना पड़ेगा। इस तरह की जो बार्गेनिंग है, बातचीत है एक दूसरे के साथ, वो लगातार चल रही है। और आखिरी राउंड की जो बातचीत है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के अंदर जो आधिकारिक आवास है वहां पर इस वक्त चल रही है, जिसमें नित्यानंद राय जो बड़े नेता बन के उभरे हैं हाल के दिनों में बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ जो प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं, उन दोनों की मुलाकात चली। दूसरी तरफ मैं अगर राजभवन की बात करूं तो देखिए राजभवन पूरी तरह से तैयार है, सज संवर के तैयार है, शपथ ग्रहण समारोह की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और फागू चौहान जो राज्यपाल हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि बीच में उनको कोरोना हो गया था, बाद में वो ठीक हो गए हैं और अब शपथ दिलाने के लिए तैयार है। तो हलचल अगर आप राजभवन की तरफ देखिए तो सारी निगाहें अब राजभवन की तरफ है। मुख्यमंत्री का आवास अगर आप देखिए तो यहाँ पर ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर राजभवन की तरफ तस्वीर देखिए तो वहाँ पर हलचल ज्यादा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगातार जो है वहां पर अब व्यवस्था को परखा जा रहा था। और अरुण जल्दी से बता दीजिए क्योंकि ये खबर तो आई कि तेजस्वी यादव नहीं पहुंचने वाले शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई पहुंच रहा है क्या, कोई जानकारी? देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से कोई इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने पहले ही इनकार कर दिया था, भाकपा माले की तरफ से भी मना कर दिया गया और अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई नुमाइंदा वहां पर नहीं जा रहा है। हालांकि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और लोकतंत्र को हर बार दुहाई देती है, तो क्या इस तरह के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करके वो एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक अच्छा उदाहरण पेश कर रही है? सवाल जरूर है। तेजस्वी यादव ने भी लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी, उसके बाद उन्होंने सबसे बड़े दल के रूप में अपनी पार्टी को बिहार में स्थापित किया। इसके बावजूद क्या ईवीएम में या फिर जो मतगणना थी उसमें गड़बड़ी का जो आरोप उन्होंने लगाया, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, इन सब बातों के मद्देनजर क्या नाराजगी इतनी हो सकती है कि लोकतंत्र में अगर जनादेश मिला है तो उसके शपथ ग्रहण समारोह में अगर मुख्यमंत्री के नहीं जाए तो क्या ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा? ये सवाल जरूर है। अरुण रही आप हमारे साथ। देखिए न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने डिप्टी सीएम बनाए जाने को बड़ी जिम्मेदारी बताया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उन्हें और रेणु देवी को डिप्टी सीएम पद के तौर पर शपथ लेने की जानकारी दी गई है। सुशील मोदी अब तक ये जिम्मेदारी संभालते थे, अब तारकिशोर जी हैं, कटिहार से विधायक हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये गुलदस्ते, ये मिठाइयाँ, ये फूल, क्या हो रहा है तारकिशोर जी? ये चलिए एक नया दायित्व मिला है तो कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता है, तो उस रूप में अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का मुझे एहसास भी है। और फिर एनडीए गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे। आपको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे आपकी पार्टी की तरफ से? हाँ, 2 मुख्यमंत्री होंगे। कौन कौन होंगे? देखिए ये तो नेतृत्व तय कर रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है, तो शपथ लेंगे। और रेणु जी को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में? हाँ, रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो जानकारी सूत्र के अनुसार मिली। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके शपथ ग्रहण में? अपने माननीय नेता श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा जी, और पूर्व से हमारे बीच कल से ही श्री भूपेंद्र जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी पटना में मौजूद हैं। तारकिशोर जी, आपको जनता का नेता कहा जाता है, आप रिक्शे पर बैठ के घूमते रहे हैं, कटिहार में लोग कहते हैं, आप बड़े ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ आपका जो पूरा पर्सोना है बहुत ही सामान्य है। ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाती है तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, दल या जो हमारा विचार परिवार है वो जिस दायित्व में मुझे या हम सभी कार्यकर्ताओं को लगाता है, उस दायित्व में हम सब काम करते हैं। नीतीश कुमार के साथ कैसा इक्वेशन आप है, क्योंकि अभी सुशील मोदी के साथ वो लगातार काम कर रहे थे, अब आपके साथ काम करना पड़ेगा, कैसा आपका? ठीक है, जब दायित्व मिलेगा तो बेहतर ढंग से हम सब काम करेंगे। हम सब मिलकर 15 वर्षों तक काम किए हैं और हम लोग का इतना बड़ा मार्गदर्शक मंडल है, हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे सभी बड़े नेता हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य भी रहे हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया बड़ा ही मौजूद है, वो कह रहे हैं कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता, मतलब उनको डर? नहीं, ऐसी बात नहीं। उनकी क्या भूमिका देखते हैं, सुशील मोदी की भूमिका क्या देखते हैं, क्या केंद्र में जाएंगे? टिप्पणी नहीं करेंगे, हम इतना ही जानते हैं कि हमारे वो मार्गदर्शक हैं, हमने उनके नेतृत्व में काम किया है, आगे भी उनका आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहेगा। बीजेपी के कोटे से कितने मंत्री आज शपथ ले रहे हैं? आप और रेणु जी 2 तो हो गए, 2 उप मुख्यमंत्री, बाकी मुझे नई जानकारी है
वो धीरे धीरे वो स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने लोग शपथ लेंगे। शेष नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। शेष नारायण जी, यहाँ दो रणनीति अगर देखें, एक तरफ बीजेपी की रणनीति ये कि 2 डिप्टी सीएम लाने हैं और किस तरीके की एक महिला को भी लेकर आना है, और साथ ही साथ दूसरी रणनीति यहाँ पर तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन की जो दिख रही है कि हमें जाना नहीं है शपथ ग्रहण में। इन दोनों रणनीतियों को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी अपने को कमजोर कर रही है और वो तेजस्वी यादव की जो पार्टी आरजेडी, क्योंकि सबसे मजबूत पार्टी वही है वहां पे, तो उसकी कीमत पे ही वो अपने आप को उसी को कमजोर करके तो उनको मजबूत बनना है, तो इसलिए वो उसी तरह की रणनीति बना रहे हैं और वो अपना काम करेंगे। और तेजस्वी यादव चूंकि वो मान रहे हैं कि जनता का फैसला हमारे पक्ष में था और नतीजा एनडीए के पक्ष में था, तो जाहिर है कि उनको वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनको भी विश्वास नहीं है कि वो अपोजिशन मतलब जेडीयू एनडीए वाले जीते हैं, तो वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये लेजिटिमेट तो नहीं है, डेमोक्रेसी में जो हार को ग्रेसफुली स्वीकार करने का कल्चर रहा है, लेकिन पिछले कई वर्ष से देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं होता, लोग हार को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अब सत्ता से पहले तो बहुत कष्ट आता था ना। सरदार पटेल जब प्रधानमंत्री हुए थे तो उनके सर पे वज्र टूट पड़ा था, वो मिनिस्टर हुए थे, पूरे देश में दंगे हो रहे थे, कहाँ क्या हो रहा था देश को इकट्ठा करने की, तो उन दिनों मंत्री पद एक बहुत बोझ माना जाता था। आजकल जो मंत्री लोग हैं उनके ऐशो आराम देख के लोग मंत्री पद या सरकार में आना बहुत ही लालायित रहते हैं, लोग एक कैरियर मानते हैं, तो इसलिए वो आजकल पछतावा भी ज्यादा होता। पहले लोग हार जाते थे तो ठीक है चले गए। हमने तो मुख्यमंत्री को त्रिभुवन नारायण सिंह को यही कौड़ीराम विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री थे, वो 6 महीने में इलेक्ट होना था, हार गए एक आर.के. त्रिवेदी साहब से, झोला सोला उठा के चले गए। तो इस तरह से पहले कल्चर था, लेकिन अब चूंकि ऐशो आराम का साधन होता है मंत्री बनना, तो इसलिए लोग उसके लिए बहुत तकलीफ होती, उनको लगता है उनके हाथ से कुछ छिन गया। तो वो साफ साफ दिख रहा है, बिहार में बहुत साफ दिख रहा है, पूरे देश में दिखता है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, बीजेपी की रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने आज अपने घर पर भाई दूज के मौके पर अन्नकूट की पूजा की। बिहार में बीजेपी विधानमंडल दल की उपनेता रेणु देवी जी, जिनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेनी है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वो यहाँ पर देखिए, भैया दूज के दिन जो रस्म है धार्मिक, उसको निभा रही हैं। तमाम महिलाएं मोहल्ले की हैं और उनके बीच वो इसको बोलते हैं गांव में मूसल से ये क्या कर रहे हैं रेणु जी? हम लोग आज गोधन कूट रहे हैं। भाई का जो बीमारी है, भाई का दुख दर्द है, उसको हम लोग कूट के ख़त्म करते हैं और भाई मेरा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उम्र लंबी हो। तो आपको भी तो खुशखबरी आ गई ना आज? तो भाई ने तो खुशखबरी दिया है। कौन भाई? सभी हमारे भाई, हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे जो हैं सारे पदाधिकारीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे गवर्नर साहब ने, सभी लोगों ने मुझे क्या फोन आया था? निश्चित जो फोन आया कि शाम को ओथ लेना है। तो उप मुख्यमंत्री पद की बात कही गई? उप मुख्यमंत्री की बात की कही। अच्छा, तो अब खुशी? बधाई दिया गया। अच्छा जी, तो हम अपनी सभी बहनों के साथ बधाई बांट रही हूँ। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे इनके लिए, रेणु जी के लिए? इनके लिए बधाई देना चाहते हैं। आपकी जिंदगी तो हमेशा के लिए बदलने वाली, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे आप। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता कभी बदलता नहीं है। कार्यकर्ता समान रूप से कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ताओं के रूप में हम बहनों के साथ में काम करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता तो उन्होंने, सुशील मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। नाराज है क्या? देखिए, कोई नाराजगी नहीं हो, तो गार्जियन है हमारे, वो कैसे नाराज हो सकते हैं? अरे अपना परिवार का विकास हो रहा है, वो विकास करवा रहे हैं परिवार का, कि हम परिवार को और आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं होता है। चुनावों के नतीजे आने के बाद ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे थे कि बिहार में सरकार चलाने के लिए फिर एक बार नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की भविष्यवाणी करने वालों को तो चौंकाया ही, साथ ही कुछ ऐसे नाम आगे कर दिए जिससे हर कोई हैरान रह गया। ये 2 नाम है, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बीते कुछ साल में बीजेपी चौंकाने वाले साहसी फैसले के लिए भी मशहूर हो गई है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को चेहरा बनाने वाली बीजेपी अब बिहार में नीतीश के साथ इन्हीं 2 नेताओं को अपना चेहरा बना रही है। बीजेपी का चौंकाने वाला फैसला।
बिहार में उप मुख्यमंत्री के लिए नया चेहरा। सुशील मोदी नहीं होंगे उप मुख्यमंत्री। बिहार के बीजेपी नेताओं का जिक्र हो तो सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, मंगल पांडे जैसे कुछ चेहरों की तरफ ही लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन इस बार चुनाव नतीजों के बाद बिहार विधानमंडल के नेता के रूप में दो अलग चेहरों को सामने लाकर बीजेपी ने हर किसी को फिर से चौंका दिया। ये दो चेहरे हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। सुशील कुमार मोदी का पत्ता कट गया। कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद विधानमंडल दल के नेता चुने गए, वहीं बेतिया से विधायक रेणु देवी उपनेता चुनी गई। चुनाव नतीजों के बाद इन दोनों को मिलने वाली इतनी अहम जिम्मेदारी के बारे में बिहार बीजेपी के नेताओं ने सोचा तक नहीं था। जिन नेताओं के नामों का जिक्र तक नहीं था, उन्हें इतनी अहम जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। लेकिन ये शायद पहली बार नहीं था जब बीजेपी ने इस तरह के फैसले से पूरे देश को चौंकाया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे वाली बीजेपी की पहचान ही बीते कुछ साल में चौंकाने वाले फैसले लेने की हो गई है। बीजेपी के इस बदलते तेवर की झलक 2014 में हरियाणा में मिली थी, जब एक प्रचारक को राज्य में सरकार का चेहरा बना दिया गया। 2014 में हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद जब मुख्यमंत्री पद के लिए मनोहर लाल खट्टर के नाम का ऐलान हुआ तो आम लोग ही नहीं, सियासी पंडित भी गच्चा खा गए। बतौर आरएसएस प्रचारक सफर शुरू करने वाले खट्टर 1993 से पार्टी के लिए जमीन पर काम कर रहे थे। उन्हें अचानक ही शीर्ष नेतृत्व ने सीएम की कुर्सी पर बिठाया। वो पंजाबी बोलने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। हालांकि खट्टर से भी पहले बीजेपी ने इस तरह के फैसले की झलक दे दी थी। अप्रैल 2013 में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस का नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए बढ़ाया। उस वक्त तक फडणवीस नागपुर से 3 बार विधायक बन चुके थे और पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष थे। फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि फडणवीस इससे पहले केवल नागपुर के मेयर ही रहे थे। असल में मुख्यमंत्री पद के लिए दो खेमे आमने सामने थे। गोपीनाथ मुंडे का परिवार और नितिन गडकरी के समर्थक दोनों ही मुख्यमंत्री पद पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। हालांकि फडणवीस के नाम पर दोनों ही पक्ष तैयार थे और इसके सहारे बीजेपी को एक नया चेहरा मिला। इसी तरह बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला झारखंड में भी लिया, जब रघुवर दास को राज्य का पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया। जिस राज्य की बुनियाद ही आदिवासियों के कल्याण की मंशा से पड़ी हो, वहां ऐसे फैसले के बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन 2014 में सबको चौंकाते हुए पार्टी ने तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि रघुवर दास झारखंड सरकार में मंत्री और शिबू सोरेन सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन सियासी पंडितों को सबसे बड़ा झटका तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में मिला। बीजेपी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद लोग ये मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी बने, योगी आदित्यनाथ तो नहीं बनने वाले हैं। इसकी वजह योगी की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि बताई गई। लेकिन राज्य में पहली बार साफ बहुमत लेकर सत्ता में आई बीजेपी ने कुछ नया करने की ठान रखी थी। जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो पार्टी की नजर गोरक्षनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ पर गई। भगवा पहनने वाले फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की छवि वाले योगी के नाम के ऐलान से हर कोई चौंक गया। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल रहे केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। संतुलन बनाए रखने के लिए दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश सरकार के संभावित मंत्री विजय चौधरी ने दावा किया कि वो आज शाम को शपथ लेंगे। जदयू लीडर विजय चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या आप आज मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने जा रहे हैं? अब सूचना मिली है और जाएंगे। शपथ ग्रहण में तो अब सूचना मिल चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से हम शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। और कौन कौन चेहरे हैं सर आप लोगों के साथ जिन्हें आज शपथ लेना है? इसकी सूचना हमें नहीं है। कौन कौन लोग हैं या अलग अलग पार्टियों में हमें लगता है कि 4 दल हैं तो सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
ये तो अलग अलग दलों की अपनी प्राथमिकता होती है, सब लोग अपनी प्राथमिकता के हिसाब से मंत्री का नाम तय करते हैं, तो उसमें अलग अलग दल जो तय करेंगे वो लोग बनेंगे। जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी ने मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया। दूसरी बार विधायक बने मेवालाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और मंत्री भी बनने जा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने आपको दी है। हम तो पहले अपना आभार नीतीश बाबू को व्यक्त करते हैं। उन्होंने हम पे विश्वास रखा है और उन्होंने हम पे विश्वास किया है। जो भी जिम्मेवारी हमें दी जाएगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम सतत प्रयास करेंगे और पूरी प्रयास करेंगे कि जो विकास की लकीर हमारे नीतीश बाबू आदरणीय बिहार में खींच रखी है, हम लोग उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शक को आगे लेके चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने नेताओं के ऊपर, जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं चुन करके, हम लोग सिर्फ अगर कोई जगह बात करेंगे तो सिर्फ विकास की बात करेंगे। बिहार के सियासी अखाड़े से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन को मिली हार का ठीकरा आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस के सर फोड़ा है। शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि जिस वक्त बिहार में चुनाव सरगर्मी तेज थी, उस वक्त राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पिकनिक मना रहे थे। शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी भूचाल आ गया। 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। हार के बाद महागठबंधन में सियासी घमासान। राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं की। कांग्रेस को बताया महागठबंधन के पैरों की जंजीर। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। राहुल गांधी और प्रियंका पर फोड़ा हार का ठीकरा। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब महागठबंधन की सिरफुटौल भी सामने आने लगी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन की हार का जिम्मेदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस वक्त चुनाव अपने चरम पर था, उस वक्त राहुल गांधी प्रियंका के घर पिकनिक मना रहे थे। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। या आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। शिवानंद तिवारी के बयान पर घमासान। कांग्रेस ने किया पलटवार। शिवानंद तिवारी पर लगाम कसे तेजस्वी। मामला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़ा था, लिहाजा कांग्रेस ने भी शिवानंद तिवारी के बयान पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मोर्चा संभाला बिहार कांग्रेस के बड़े नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने। उन्होंने तेजस्वी यादव से अपील की कि ऐसे नेताओं पर उन्हें लगाम लगानी चाहिए। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, गठबंधन धर्म का उल्लंघन तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मंशा बीजेपी के समर्थन वाली ज़्यादा दिख रही थी, क्योंकि उनके ट्वीट को इमीडिएट गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया, शाहनवाज ने किया। तो तेजस्वी यादव का ये फर्ज है कि वो अपने ऐसे बड़बोले नेताओं को जो गठबंधन को कमज़ोर करना चाहते हैं, बीजेपी को मजबूती देना चाहते हैं, उस पर लगाम लगाएं। कोई कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर आधारहीन बातें और भाजपा से मिलीभगत करके उसी भाषा का प्रयोग करेंगे
यह कांग्रेस को कतई स्वीकार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चुनाव आ रहा था और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे। यह एक शरारतपूर्ण बयान है। भाजपा वाले इस तरह का बयान देते रहते हैं, लेकिन आरजेडी में उपेक्षित शिवानंद तिवारी का भी वैसे ही बयान आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं यह तेजस्वी यादव को परेशानी में डालने वाला बयान है। महागठबंधन के बीच छिड़े इस सियासी घमासान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया। गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट के जरिए तंज कस दिया। राहुल गांधी के बारे में बिहार में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता है। शिवानंद तो राहुल को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज लेने को मना करने का कानून। और तीसरा देखिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट, जो शौच को माथे पर लेके चलते हैं उसको भारत में बैन किया गया। ये कानून भी नहीं लागू था जम्मू एंड कश्मीर में, और वहां पर हमारे सफाई मजदूर को ये मजबूरी में करना पड़ता था, इसको बैन किया था। अब आप देखिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट, बच्चों के लिए, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, पोंजी स्कीम, उसको भी बैन किया था। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रॉसिटी एक्ट 1989 वगैरह वगैरह। ये सभी कानून मानवतावादी कानून है। ये सभी कानून देश के पीड़ित बच्चे हों, सफाई कर्मचारी हों, हमारे दलित बंधु हों, हमारे मजदूर हों, उन सबों को बचाने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से कि जब आप आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये सारे कानून कश्मीर में नहीं लगे। आप चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगे, ताकि कश्मीर के नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं वो चलता रहे। आपको मालूम है ना कि कश्मीर में रिजर्वेशन का लाभ SC/ST को गंभीरता से नहीं मिलता। आपको मालूम है कि कश्मीर में मंडल कमीशन का भी बेनिफिट वहां के पिछड़ों, अति पिछड़ों को नहीं मिलता। और देश को ये जानना जरूरी है कि कश्मीर में बड़ी संख्या में SC हैं, ST हैं, मल्लाह जाति के लोग हैं। मैं गया हूं कश्मीर में, मैंने काम किया है। ये जो पूरा डल्ले के आसपास बड़ी संख्या में हमारे निषाद भाइयों का वहाँ संख्या रहती है, जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो क्या इन सबों को दोबारा इस लाभ से छीनने की कवायद हो रही है क्या? The BJP would like to know that when the Gupkar Declaration Alliance talks of restoration of Article 370, they simply mean that these laws should have no application for the poor, deprived people of Jammu and Kashmir. Reply to it first. दूसरा सवाल है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की दो अगली हकीकत, क्रूर हकीकत, टू अगली फेसेस ऑफ J&K। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, जो कश्मीर में रह गए उनको वोट देने का अधिकार तो भूल जाइए, उनको मकान खरीदने, जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं। और जो वहां से निकल के पंजाब से आगे बढ़ गए वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड I.K. गुजराल, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए L.K. आडवाणी। तो कितनी बड़ी क्रूर नियति थी कश्मीर की, that people who were forced by circumstances to stay in J&K,
वे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक राइट्स अवेलेबल देयर। और आपको मालूम है कि बहुत से लोग पंजाब आ गए थे तो नेहरू जी के आग्रह पर शेख अब्दुल्ला उनको वापस ले गए थे, तुमको हम जगह देंगे वहाँ। मैं उन कैंपों में खुद गया हूँ और वो 1950 के ही आकार में रहते थे। जब भी देने की बात होती थी लोग विरोध करते थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, मैंने संसद में इस पर बोलते हुए अपनी बात कही थी, आज मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जम्मू कश्मीर की एक क्रूर हकीकत है कि अगर जम्मू कश्मीर की एक मुस्लिम बेटी भी किसी दिल्ली या पंजाब के मुसलमान नौजवान से शादी करती थी तो अपने सारे संपत्ति के अधिकार